बेटा, हम लोग तकरीबन जनवरी से हमने बायोलॉजी और zoology मिक्स करके पढ़ना शुरू की हुई है। एंड वी आर राइट नाउ वी हैव रीच्ड टू द माइलस्टोन जहां हमने शुरू में बात की थी कि हमारा जो टारगेट है वो है फिनिशिंग द बुक ऑफ कैम्बल, ऑल्सो डिस्कसिंग द डाइवर्सिटी। तो इसमें जब हमने शुरू किया था तो इवन शायद मुझे खुद पे भी डाउट था उस वक्त, और बच्चों को भी शायद उस तरह से मे भी शायद ना हो यकीन कि हम इतना बड़ा पोर्शन कवर कर चुके होंगे। बट हेयर वी आर, और हम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से, सबसे बड़ा एडवांटेज जो हमें इस वक्त है वो ये है कि हमारे जो पिछले कॉन्सेप्ट्स हैं दीज आर माशाल्लाह वेरी ब्रिलियंटली कवर्ड, और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो ये सारा टाइम जो है वो हमने गुजारा है। बट राइट नाउ वी आर एट द पोजीशन के जहां पर हम कैम्बल से, आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर इस वक्त कैम्बल नहीं ओपन हुई, ये हमारा वाइट बोर्ड है एंड दिस इज मिलर हार्ले। राइट नाउ हम शिफ्ट हो रहे हैं मिलर हार्ले पर। क्यों? क्योंकि ये वो पोर्शन है, आमतौर पे मैं कहा करता हूँ कि कैम्बल से ज्यादा इंफॉर्मेशन किसी बुक में नहीं है, लेकिन मिलर का ये वो पोर्शन है जो कि जिसका कोई मुकाबला नहीं है। शायद कैम्बल में भी नहीं, और भी कई बुक्स हैं उनमें नहीं। हिकमैन और मिलर हार्ले दो बुक्स हैं जो कि बेहतरीन हैं डाइवर्सिटी पढ़ने के लिए। हिकमैन मैं इसलिए नहीं कर रहा कि हिकमैन जो है वो गैर ज़रूरी चीज़ें भी बताती है। हमारा पर्पज़ यहाँ क्लासिफिकेशन है, गैर ज़रूरी चीज़ों में हमने नहीं जाना। तो इसलिए जो है हम इस वक्त डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग फाइलम पोरीफेरा। बट लेट मी हैव अ स्मॉल रीकैप ऑफ द होल फिल्म, जो कि हम पिछले कई दिनों से डिस्कशन करते आ रहे हैं रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन। और उस हवाले से हमारी जो डिस्कशन है उसमें हम यहाँ पर यूँ कह लीजिए कि आपको याद होगा कि हमने किसी ज़माने में एवोल्यूशन जब हम पढ़ रहे थे तो हमने ओरिजिन ऑफ लाइफ के हवाले से जब डिस्कशन शुरू की थी, देन वी सेड कि जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है दैट वाज नॉट फ्रॉम अ प्रॉपर सेल, दैट वाज अ सेल यूज्ड टू बी कॉल्ड एज अ प्रोटोसेल। और ये जो प्रोटोसेल था, ये प्रोटोसेल इट डेवलप्ड इनटू प्रोकैरियोटिक सेल। और यहां से फिर हमने जो है वो एक और डिस्कशन स्टार्ट की थी कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है, यहां से फिर आगे दो ब्रांचेस जो हैं वो निकलती हैं। एक तरफ बनते हैं इनसे यू बैक्टीरिया, और दूसरी तरफ इनसे जो है वो दो ब्रांचेस निकलती हैं जो कॉमन एंसेस्ट्री है। आप लोगों को याद होगा हमने बड़े शुरू में बात की थी कि देयर इज एन एविडेंस ऑफ कॉमन एंसेस्ट्री बिटवीन आर्की बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और आर्की बैक्टीरिया के दरमियान में जो है वो एक कॉमन एंसेस्ट्री का एलिमेंट पाया जाता है। और इस हवाले से हमने अपने लेक्चर्स में ये बात डिस्कस कर ली हुई थी कि यहाँ पर वो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं जिनके अंदर ऐसी एविडेंसेस हैं कि बहुत से ऐसे जीन्स आपके अंदर मौजूद हैं जो यू बैक्टीरिया में नहीं हैं बल्कि आर्की बैक्टीरिया में हैं। बेटा, यहाँ पे एक बच्ची थी, वो कौन थी? लीव कर गई। वो बाहर जो जिसका भी रास्ता है उनसे कहिए वापस आए, क्या हो गया? अच्छा, कॉमन एंसेस्ट्री जो है वो यहाँ एविडेंस मौजूद है। फिर हमने उसके बाद कहा था कि यूकैरियोट्स में फर्स्ट यूकैरियोट वो थे जो कि जिनको आपने प्रोटिस्टा कहा था, जो एंडोसिम्बायोसिस के जरिए प्रोटिस्ट्स कहलाए थे। और ये जो प्रोटिस्ट्स थे इनको आपने चार मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया था। और उन चार मेजर ग्रुप्स जो हैं उनको अगर हम इधर से लिखना शुरू करें, डेट वाज एक्सकेवेटा, देन देयर वाज SAR, then the third group was Archaeplastida, and the fourth and the most important group right now is Uniconta. Uniconta, और उस Uniconta के बारे में हमने ये कहा था कि that Uniconta is further divided into two subgroups. One was amoebozoans and the second was Opisthoconta. Opisthoconta. And this Opisthoconta was divided into uh,
4 टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, जिसमें हमने जो है वो आगे मजीद इनकी क्लासिफिकेशन की थी। जैसे इनके कॉमन एंसेस्ट्री में दोबारा डाइवर्जेंस थी, ये आप जाकर देख सकते हैं प्रोटिस्टा वाले ग्रुप में। ओबिस्टोकॉन्टा में इधर से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो एक ग्रुप यहाँ से स्टार्ट होता है न्यूक्लियरिड्स का, न्यूक्लियरिड्स और न्यूक्लियराइड्स कह लें आप इनको। और इनका सिस्टर ग्रुप था फंजाई, जो कि हम पढ़ चुके हैं। फिर इसी तरीके से एक और ग्रुप था जिसका हमने बहुत ज्यादा तज़किरा पढ़ा, दैट वाज क्वाइनोफ्लैजिलेट्स। और इन्हीं का सिस्टर ग्रुप था जिसको इस वक्त आप डिस्कस कर रहे हैं, एनिमेलिया। राइट नाउ आवर फोकस इज दिस वन। हम इस वक्त, अब आप जरा गौर कीजिए, ये जो क्लासिफिकेशन आपके सामने लिखी हुई है, दैट इज द क्लासिफिकेशन दैट आई ब्रॉट राइट फ्रॉम द फर्स्ट एवर सेल ऑन दिस प्लेनेट टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, दैट इज एनिमेलिया। अब यहां से आगे आप लोगों ने, अगर आपको पिछला लेक्चर जो है वो थोड़ा जहन में हो, तो आप लोगों को याद है कि एनिमेलिया में आके हमने कहा था कि देयर इज अ डाइवर्जेंस बिटवीन टू ग्रुप्स। द फर्स्ट ग्रुप इज पैराजोआ और आल्सो नोन एज पोरीफेरा। पोरीफेरा ये बाकी तमाम एनिमल से क्यों डाइवर्ज हुए, ये बाकी तमाम एनिमल से क्यों सेपरेट हुए, उसकी रीज़न ये है कि जो पोरीफेरा है वो इसके हवाले से, इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके हवाले से हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि दैट दिस ग्रुप इज टिश्यू लेस ग्रुप। यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज नाइदर, क्योंकि आपको मैं आपको नाइन्थ का और फर्स्ट ईयर का टॉपिक अगर याद दिलाऊं तो आप लोगों ने लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पढ़े भी हुए और शायद पढ़ाए भी हों। और लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में आप जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि स्टार्ट होती है बात एटॉमिक सब एटॉमिक पार्टिकल से, फिर मॉलिक्यूल्स पे आती है, मॉलिक्यूल से बात फिर आती है सेल्स पे, और सेल से फिर बात आती है टिश्यूज पे। दिस होल ग्रुप which is known as porifera, this can neither be classified on cellular level nor it can be classified on tissue level, because यहां टिश्यूज भी नहीं है, लेकिन ये एक होल ऑर्गेनिज्म के तौर पर एक्ट भी करते हैं। ये वो ऑर्गेनिज्म है जिसकी क्लासिफिकेशन मुश्किल है। अच्छा, मैं आपको अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। बेटा, टिश्यू लेवल और ऑर्गन लेवल पे प्लांट्स भी होते हैं। मतलब ये इस वक्त जो आप ग्रुप इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं पोरीफेरा, ये वो ग्रुप है एनिमल्स का जो प्लांट्स के लेवल पे भी नहीं है। प्लांट्स में 4 ऑर्गन्स होते हैं, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, 4 ऑर्गन्स होते हैं और उनके अंदर टिश्यूज टिश्यूज होते हैं। प्लांट को मेजरली किस लेवल पे स्टडी किया जाता है? टिश्यू लेवल पे स्टडी किया जाता है। प्लांट्स में भी टिश्यूज मौजूद होते हैं। एनिमल्स का ये ग्रुप ऐसा है जिसमें टिश्यूज भी मौजूद नहीं हैं, बट इनके अंदर वो कैरेक्टर्स, और क्योंकि हम यहाँ पर इनका जेनेटिक एनालिसिस कर चुके हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग द फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम मॉलिक्यूलर स्टडी करते हैं, हम जीन लेवल के ऊपर बात करते हैं कि जीन लेवल के ऊपर इन ऑर्गेनिजम्स की जो है वो कैसे इनका पूरा मैप बनेगा। तो अगर इनका मैप बनाया बनाया जाए तो जो पोरीफेरा हैं, दीज आर रिगार्डेड ऑलवेज एज एनिमल्स। ये होल ऑर्गेनिज्म के तौर पे एक्ट जरूर करते हैं, लेकिन इनमें टिश्यूज नहीं होते। फिर हमने कहा था कि अगला ग्रुप आ जाता है यूमेटाजोआ। और ये ग्रुप क्यों आ जाता है? ये ग्रुप बेसिकली इसलिए आ जाता है क्योंकि इस ग्रुप के अंदर हमें टिश्यूज मिलते हैं। ये ग्रुप वो है। फिर हम कहते हैं कि यूमेटाजोआ के बाद आप एक और डाइवर्जेंस बनाते हैं। इस जगह पर जो डाइवर्जेंस आती है, यहाँ 2 तरह के जो है वो ग्रुप्स आए थे। एक को आपने कहा था फाइलम नाइडेरिया। नाइडेरिया के साथ एक और भी था, टीनोफोरा, लेकिन वो टीनोफोरा जो है वो भी अलग से ग्रुप था एक। और फिर एक और डाइवर्जेंस थी जिसको हमने कहा था बाइलेट्रिया। ये जो 2 ऑर्गेनिजम्स हैं, टीनोफोरा और नाइडेरिया, दीज कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज बाइलेट्रिया। ठीक है, इसकी रीजंस भी हमने सारी जो है वो पीछे गुजार कर आए हैं। तो इस वक्त हमारा जो फोकस होगा आज के लेक्चर में, दैट इज ऑन फाइलम पोरीफेरा, नाइडेरिया एंड टीनोफोरा। और बेसिकली हम आज का लेक्चर यहीं तक कवर कर सकेंगे, नाइडेरिया के भी कुछ चीजें ही पढ़ सकेंगे। जी बेटा, पोरीफेरा, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये टिश्यू लेस फाइलम है, टिश्यू लेस। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको, जो मैं ऊपर से ये सारे क्लासिफिकेशन बना कर लाया हूँ ना, ये हमें, एक तो पहली बात ये है कि सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिली थी? कैम्पबेल में। ठीक है। तो अब हमने यहाँ से एक पैटर्न स्टार्ट करना है। वो पैटर्न क्या होगा? वो ये होगा कि हम एक फाइलम लिखेंगे,
फाइलम, फॉर एग्जाम्पल फाइलम पोरीफेरा। अब ये जो फाइलम पोरीफेरा होगा ना, इस फाइलम पोरीफेरा को बेसिकली हम ये ऑटोमेटिकली एज्यूम करेंगे कि ये किंगडम एनिमेलिया का फाइलम पोरीफेरा, यानी इससे पीछे की क्लासिफिकेशन ये है। आप यूं कह लीजिए, अब इस वक्त यहां से ऑनवर्ड ये एज्यूम कर लें कि ये जितनी क्लासिफिकेशन है जो इस वक्त आपके सामने है, यहां से यहां तक, जो मैंने ब्लैक लाइन से ऊपर ड्रॉ की है, ये जितनी भी क्लासिफिकेशन है, दिस होल क्लासिफिकेशन विल बी ऑटोमेटिकली कंसिडर्ड एज एन एंसेस्टर ऑफ दिस एनिमल एनिमेलिया ग्रुप। आप यहां पर ये जो फाइलम पोरीफेरा लिखेंगे, इससे पीछे एक ऑटोमेटिक अजम्पशन होगी कि यहां पर डिस्कशन हो रही है एनिमेलिया की, और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के मुताबिक एनिमेलिया इज अ सब ग्रुप ऑफ प्रोटिस्टा। ये एक ऑटोमेटिक अजम्पशन यहां से ऑनवर्ड आपकी होनी चाहिए, ठीक है। हम इससे आगे जो भी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे उसके बारे में ये एज्यूम करना लाजमी है कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के मुताबिक आप इस वक्त सब ग्रुप्स में। अब यहां से आप देखिए फाइलम पोरीफेरा जो है, इसमें चंद एक बातें जो हैं वो बड़ी कॉमन सी हैं, जो कि आप लोगों को ऑलरेडी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमने ज्यादा फोकस जो है वो क्लासिफिकेशन पे करना है, ना कि उन कैरेक्टर्स के ऊपर जो हम पढ़ते आए हैं, या हम जो खुद ही जो है वो अपने डिस्कशन के दौरान डिस्कस कर सकते हैं। अब यहां पर आप देखिए, दिस इज द 10th एडिशन ऑफ मिलर हार्ले, ठीक है। यहां पर आपको उसके बाद 4 क्लासेस अवेलेबल है। ये 4 क्लासेस जो हैं ये हम पढ़ेंगे, लेकिन कब पढ़ेंगे? एट द एंड ऑफ एवरी फाइला, एवरी फाइलम हम उसके बाद में ये क्लासेस पढ़ेंगे। यानी यूं कह लीजिए कि इस क्लास का मैप भी हमने ड्रॉ करना होगा। फॉर एग्जांपल, अब यहां पे है फाइलम क्लास कैलकेरिया, ठीक है। अब ये फॉर एग्जांपल मैंने फाइलम पोरीफेरा लिखा है ना, इसके आगे मैं एंड पे जाकर पूरा एक मैप बनाऊंगा, जो कि बिल्कुल उस तरह का मैप जिस तरह का मैंने आपको बना कर दिया था प्रोटिस्टा में, ठीक है। और इसमें जो है वो पहला फाइलम है कैलकेरिया, ठीक है। अब जब मैंने ये फाइलम कैलकेरिया लिखा, तो पिछली क्लासिफिकेशन ये जो पूरी लिखी हुई है, ये ऑटोमेटिकली एज्यूम्ड क्लासिफिकेशन है, ठीक है। ये पूरी ऑटोमेटिकली एज्यूम्ड क्लासिफिकेशन है जो कि हमने यहां पर, ये बात मैं अब आपको बार बार क्यों कर रहा हूं, अब जरा सुनिए। जब आप क्लासिफिकेशन याद करते हैं ना, तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि आपको वो मैप नहीं मिलता, आपको वो मैप नहीं मिलता जिसकी बेस के ऊपर आप क्लासेस को याद करें। वो मैप नहीं मिलता आपको, ठीक है। वो मैप एक्सट्रीमली ब्रिलियंटली आपके पास अवेलेबल है। हमें यूं कह लीजिए कि दरिया तक या कुएं तक कैम्पबेल बायोलॉजी पहुंचा चुकी है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक इतना बड़ा सारा मैप दिखाया था, और मैंने आपको कहा था कि कैम्पबेल का ये पेज आपके पास जरूर होना चाहिए अगर आपने एनिमल डाइवर्सिटी याद करनी है। अगर आपके पास कैम्पबेल का वो पेज है, तो आप यकीन करें, उसके आगे पता है सिर्फ क्या कसर रह जाती है? उसके आगे सिर्फ कसर ये रह जाती है कि आपने आगे फाइलम और क्लासेस मेंशन करनी है, और वो फाइलम और क्लासेस सारी आपको मिलर से मिल जाएगी। तो इतना आसान है अब हमारा मैप। नाउ व्हाट डू वी हैव टू स्टडी फ्रॉम मिलर हार्ले? आप देखिए नॉलेज को डिवाइड करने का और बुक्स पढ़ने का क्या फायदा होता है, कि अब आपको मिलर हार्ले से सिर्फ ये देखना है कि किस क्लास में क्या कुछ होता है, बाकी तमाम क्लासिफिकेशन आपके हाथ में। आपको याद होगा, आपने 3 या 4 ग्रुप्स पढ़े थे। आपने पढ़ा था एक डाइसोजोआ, आपने पढ़ा था लोफोट्रोकोजोआ, आपने पढ़ा था ड्यूटेरोस्टोमिया, और सबसे ऊपर एक और पढ़ा था आपने जिनको आपने वो कहा था एसिलोमेट्स, वो जो थे, जेन से निकल गया मेरे। खैर, ये 4 ग्रुप्स और उनके आगे सब फाइलम, फाइलम सारे मेंशन्ड है, उनके आगे क्लासेस। तो हम अब मैप किस तरह ड्रॉ करेंगे? हम अब मैप इसी तरह ड्रॉ करेंगे जैसे यहाँ है ना फाइलम पोरीफेरा, यहां से पकड़ेंगे क्लासेस, ठीक है, और यहां से क्लासेस पकड़ के इस तरह के मैप से मेंशन करते जाएंगे, और आपके पास एक भरपूर इतना बड़ा सारा मैप आ जाएगा पूरे किंगडम एनिमेलिया का। उसके बाद हमारे पास जो नॉलेज होना चाहिए वो एग्जाम्पल्स हैं, और दूसरे नंबर पे वो थोड़े बहुत वो फंक्शंस जो उनके होते हैं वो। जैसे अभी आप आगे पढ़ेंगे, फाइलम नाइडेरिया है, उसकी क्लासेस हैं, स्काइफोजोआ, हाइड्रोजोआ, ठीक है। वो सारी की सारी उनकी एग्जांपल्स के साथ हमें
एग्जाम्पल इज द थिंग। होता क्या है, जब आप इंटरव्यू में जाते हैं पीपीएससी के, सीएसएस के, एफपीएससी के, खासतौर पर लेक्चरशिप के इंटरव्यू में जब आप जाते हैं, तो वो बेसिकली आपसे ये अज्यूम करते हैं कि आपको वो एक एनिमल का नाम बताएं और आप उसकी क्लास, और अगर मिलर हार्ले में ऑर्डर मेंशन है तो वो भी बता दें। वो कैसे याद होगा? वो इसी तरह याद होगा कि आपका जब पूरा मैप बना हुआ हो। मैप मैं आपको आपको बना कर दूंगा, वो मैंने आपको कहा है, एंड दैट वुड बी एन अमानत। मैप मैं आपको बना कर दूंगा, उस मैप के अंदर जो जो चीजें मेंशन करनी होगी वो हम मेंशन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ वो काम करना है जो मैं नहीं कर सकता। क्या? आपने वो मैप खुद को याद कराना है। समझ आ रही है? आपने वो मैप खुद को याद कराना है, क्योंकि बेसिकली ये वो मैप है जो मैं खुद भी बना के आपको दूंगा तो मैं भी भूल सकता हूँ। ये वो चीजें हैं। क्लासिफिकेशन ऐसी चीज नहीं है जो नहीं भूल सकती, ठीक है। ये अपने ज़हनों में रखिए, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं होती इसमें। सिर्फ ये होता है कि इसमें विदाउट पैनिक आप जो है वो इन चीज़ों को एक पूरे पैटर्न में ले आए, और एक खास मैप बन जाने के बाद, वो जो आखिरी चैप्टर का आखिरी पेज था वो पढ़ लेने के बाद, अब आगे क्लासिफिकेशन आपके लिए मैप बनाना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं रह गया, ठीक है। वो मैप जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ ना, वो मैं ओपन कर देता हूँ ताकि आप लोगों में से जिसको याद नहीं आ रहा वो भी देख ले। इसको एंड पे देखेंगे। अच्छा जी, इसके बाद देखिए क्लास हेक्साक्टिनेलिडा, ठीक है। अब ये जो नेम्स हैं, ये मैं क्या कर गया हूँ गलती से, फाइलम नहीं, क्लास, ये भी क्लास है, क्लास हेक्साक्टिनेलिडा। अच्छा, उसके बाद फिर आप देखिए यहाँ पर डेमोस्पोंजिया और होमोस्क्लेरोमॉर्फा, ये क्लास है डेमोस्पोंजिया, और उसके बाद है व्हाट इज देयर, होमोस्क्लेरोमॉर्फा, ठीक है। अब ये तमाम क्लासेस हैं, इनमें अब सवाल ये पैदा होता है कि वो क्या चीज़ है जिसने इन क्लासेस को डिफरेंशिएट किया। सबसे पहले तो बेटा एक बात अपने जेहन में रखिए कि जो फाइलम पोरीफेरा के ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको हम स्पंजेस कहते हैं, और इनके अंदर दो तीन ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनकी बेस के ऊपर इनको डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला इनकी शेप ऑफ बॉडी होती है, जो इनकी बॉडी शेप होती है उसकी बेस पर इनको क्लासिफाई किया जाता है। दूसरे नंबर पे इनके अंदर जो सेल्स होते हैं, सेलुलर लेयर्स, जो इनकी सेलुलर लेयर्स होती हैं उनकी बेस पर इनको डिवाइड किया जाता है। तीसरे नंबर पे इनका जो स्केलेटन होता है उसकी बेस पर इनको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। इनका रिप्रोडक्शन का जो फिनोमिना है उसकी बेस पर इनको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये चार क्लासेस जो आपके सामने मेंशन हैं, इनमें से हर एक के अंदर आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट मिलेगा। जैसे इनका स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, नीडल लाइक शेप होती है, इनके स्केलेटन के अंदर जो है वो छोटे छोटे कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स होते हैं। जैसे अभी मैं आपको इधर डायग्राम में दिखाता हूँ कि ये देखिए, ये एक स्पंज है आपके सामने, इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल होते हैं, ठीक है, जिनको स्पाइक्यूल कहा जाता है। ये ऐसे इस तरह के क्रिस्टल्स होते हैं इनके अंदर जिनको स्पाइक्यूल कहा जाता है, और इन क्रिस्टल्स की भी शेप्स होती हैं। इन शेप्स की बेस के ऊपर भी आप क्या करते हैं, इन शेप्स की बेस के ऊपर भी क्लासिफिकेशन होती है। अच्छा, उसके बाद आप देखिएगा, गौर करें, तो ये वो स्पाइक्यूल्स हैं जो कि मैं अभी आपको बता रहा था। ये वो स्पाइक्यूल्स हैं जो कि डिफरेंट शेप के होते हैं। फॉर एग्जांपल ये बड़ा लंबा सारा स्पाइक्यूल है, ये छोटा सा स्पाइक्यूल है तीन रुख का, ऐसे, ये एक स्पाइक्यूल तीन रुखा स्पाइक्यूल है, ठीक है। तो इसकी बेस के ऊपर भी इनको क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक जनरल शेप डिस्कस कर लेते हैं इन स्पंजेस की। मैं इस बात को जो है वो नहीं मिस कर सकता कि हम अगर जो है इसको फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स, हम ये ज़हन में रखें कि हमें अगर ऐसा ऑर्गेनिज्म कहीं नज़र आए तो वो स्पंज होगा। हमें ये चीज़ अपने, ये देखिए, ये जो ऑर्गेनिज्म आपके सामने मेंशन है, ये नहीं, ये वाला नहीं, बिकॉज दिस इज स्पंज बॉब कार्टून है। ये जितने भी आपके सामने गिवन हैं, दीज आर नॉट प्लांट्स ऑफ अर्थ। मिलर हार्ले ये बात कहती है कि दीज वर इन द एंशिएंट टाइम्स दीज वर मिस्टेकनली कंसिडर्ड एज प्लांट्स, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये आपको मूव करते हुए दिखाई नहीं देते, ठीक है। तो इनको मिस्टेकनली प्लांट्स कहा गया, और ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं विच आर ओनली मैरीन ऑर्गेनिज्म। ये आपको 1 सेंटीमीटर के भी मिलेंगे, 1 सेंटीमीटर का छोटा सा स्पंज, और ये आपको जो है वो मिलेंगे
ऐसे भी मिलेंगे कि ये आपके दोनों हाथों में आपको उठाने पड़ेंगे, इतने बड़े बड़े भी आपको जो है ये मिल सकते हैं ओशियनिक लाइफ में। तो अब यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जो ये जो फाइलम पोरीफेरा है, इसके हवाले से कि इस तरह के ऑर्गेनिज्म आपको जो भी मिलते हैं वो चाहे आपको एक्वेरियम हो उसमें मिले, एक्वेरियम्स में भी बाज़ औक़ात लोगों ने रखे होते हैं, लेकिन एक्वेरियम में भी ज़रूरी क्या है, ज़रूरी ये है कि इनका इन्वायरमेंट वैसा हो। अगर आपने एक्वेरियम में स्पंजेस रियल रखे हुए हैं, फेक नहीं है, रियल रखे हुए हैं, तो उसके लिए आपको मैरीन वाटर देना पड़ेगा, बिकॉज दीज आर नॉट फ्रेश वाटर। ठीक है, तो उसके लिए प्रॉपर जो है वो करनी पड़ेगी। ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये जनरल शेप आपके सामने आ गई। अब हम इनमें से किसी एक को डिस्कस करने लगे, जनरल शेप के लिहाज से इनमें से किसी एक को डिस्कस करने लगे। फॉर एग्जांपल ये आपके सामने उस तरह का एक ऑर्गेनिज्म मेंशन है, और ये जो ऑर्गेनिज्म है इसकी बॉडी की दीज ऑर्गेनिजम्स ऑलवेज हैव अ शेप दैट इज कवर्ड विद टू सेलुलर लेयर्स। ये जो बाहर की लेयर होती है इसको आप पिनेकोडर्म कहते हैं, पिनेकोडर्म। और ये जो अंदर की लेयर होती है ये स्पेशल सेल्स की वजह से इसको आप कोएनोडर्म कहते हैं। ठीक है, और इसके दरमियान में एक मटेरियल होता है जिसमें सेल्स मुस्तकिल मूव कर रहे होते हैं, जिनको आप इस पूरे एरिया को आप कहते हैं मीजोहाइल। और इसमें जो सेल्स ट्रेवल कर रहे होते हैं, जो सेल मूव कर रहे होते हैं, उनको आप मीजेनकाइम सेल्स कहते हैं, मीजेनकाइम सेल्स कहते हैं। और ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन बहुत ज़्यादा पर्पसेस के लिए काम आता है। फॉर एग्जांपल इस पोर्शन में ट्रांसपोर्ट चलती है, इस पोर्शन में ट्रांसपोर्ट चलती है, इस पोर्शन के अंदर जो है वो रिप्रोडक्शन, सम टाइम रिप्रोडक्शन इस पोर्शन में होती है। फिर इस पोर्शन में सेक्सुअल भी रिप्रोडक्शन होती है, ए सेक्सुअल भी इसी में होती है। ठीक है, फिर इसी तरीके से यहाँ पर जो है जैसे मैंने ट्रांसपोर्ट का बता दिया, फिर इसी पोर्शन में ये जो मीजोहाइल का पोर्शन है, इसी पोर्शन में इनका स्केलेटन भी मौजूद होता है। स्केलेटन को भी एक एक करके डिस्कस करेंगे, ये वो पोर्शन है। ठीक है, अब ये पिनेकोडर्म और क्वेनोडर्म, आपके ज़हनों में ये सवाल आ सकता है कि ये डिप्लोब्लास्टिक क्यों नहीं है, वाई दीज आर नॉट डिप्लोब्लास्टिक। इनके पास भी तो है तो दो लेयर्स ना, लेकिन तो ये डिप्लोब्लास्टिक क्यों नहीं है? जी बेटा, कोई जवाब देगा इस बात का? इनको डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में क्यों नहीं रखा जाता, डिप्लोब्लास्टिक क्लासिफिकेशन में क्यों नहीं रखा जाता? हम्म, क्या हुआ? इनको डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में इसलिए नहीं रखा जाता क्योंकि डिप्लोब्लास्ट वो ऑर्गेनिज्म है जिनमें टिश्यूज होते हैं, अभी तो बताया था, जिनमें टिश्यूज होते हैं। डिप्लोब्लास्ट का मतलब ही ये है कि अब इनसे आगे टिश्यूज बनने वाले हैं। ठीक है, तो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में इनको इसलिए नहीं रखा जाता, वरना है इनमें भी दो लेयर्स ही। ठीक है, तो पिनेको और क्वेनोडर्म जो है, इसमें ये जो जितने भी सेल्स, पिनेकोडर्म के जितने भी सेल्स होते हैं, ये तमाम सेल्स आउटर लेयर की फॉर्मेशन करते हैं। और इनका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि ये जो सेल्स हैं, ये इस लेयर में दो तीन काम होते हैं। पिनेकोडर्म के सेल्स जो हैं इनको पिनेकोसाइट्स कहते हैं आप। और यहाँ से सम टाइम, मैं यहाँ सम टाइम इसलिए लिख रहा हूँ कि ये ज़रूरी है। सम टाइम यहाँ पे आप जो है वो फूड इज कैप्चर्ड, इधर से फूड कैप्चर किया जाता है। नॉट ऑलवेज, हर क्लास में ऐसा नहीं होता। ये जितनी क्लास आपने पढ़ी है ना, जैसे कैलकेरिया है, फिर उसके बाद होमोस्क्लेरोमॉर्फा है, तो कुछ ऐसे हैं कि जिनमें फूड को पिनेकोसाइट्स के जरिए कैप्चर किया जाता है। फिर पिनेकोसाइट्स का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है वाटर चैनल फॉर्मेशन। आपको मैंने कहा था कि इनके अंदर वाटर चैनल होते हैं, और ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें ब्लड जैसी किसी चीज़ का नामो निशान नहीं होता। ठीक है, जो भी सर्कुलेशन होनी है, क्योंकि जब आप सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो आमतौर पे आपके ज़हनों में क्या आता है, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में भी एक बात सुन लीजिए। सर्कुलेटरी सिस्टम से आप लोगों के ज़हनों में आमतौर पे क्या आता है? ब्लड। नहीं बेटा, ये डिप्लोब्लास्ट्स नहीं है, क्या हो गया आपको? दीज आर नॉट डिप्लोब्लास्ट्स। वो डिप्लोब्लास्ट्स जो वो डिप्लोब्लास्ट्स
जो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक की कैटेगरी में आते हैं, ये वो डिप्लोब्लास्ट नहीं है। डिप्लोब्लास्ट एक्टो और एंडोडर्म वाले ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं, पिनेको और कोएनो वाले ऑर्गेनिजम्स को नहीं कहा जाता। ये डिप्लोब्लास्टिक कैटेगरी में नहीं आ सकते, ये बात याद रखिए। ये वो यूं कह लीजिए कि एक तरह से इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ये गलत है, आप आंसर गलत कर रही हैं इसका। ठीक है, तो ये वैसे आप इनको अगर कहें कि डबल लेयर, वो एक और बात है, ठीक है, लेकिन ये उस कैटेगरी में नहीं आ सकते। अच्छा, सर्कुलेटरी सिस्टम के हवाले से हमारे ज़हनों में आता है सिर्फ ब्लड, लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम में दो तीन चीजें ट्रेवल करती है, जैसे ब्लड भी होता है, ठीक है, इसी तरह आपको याद होगा हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ नाम का एक कंपाउंड होता है जो ऑर्थ्रोपोड्स में होता है। फिर इसी तरीके से वाटर भी ट्रैवल करता है सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें कोई नामो निशान नहीं है किसी भी किस्म के ब्लड का। इनके अंदर जो भी सर्कुलेशन होनी है वो वाटर के जरिए होनी है। इनके अंदर वाटर चैनल्स होते हैं। और ये वाटर चैनल्स कैसे होते हैं, जरा एक दफा आपको और डायग्राम दिखा दूं, ये देखिए। इनकी पूरी बॉडी के ऊपर डिफरेंट तरह के पोर्स होते हैं। ये तीनों शेप्स मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ इसको डिस्कस करते हैं, बाकी से आप बेशक पर्दा कर लें। ठीक है, ये तीन शेप्स में आप जरा अगर गौर से देखिए तो ये पोर्स बने हुए हैं, देखिए ये पोर्स, 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 ये पोर्स बने हुए हैं। तो ये जो पोर्स हैं, ये किसका काम करते हैं, ये वाटर चैनल का काम करते हैं। यहाँ से जो कंपाउंड्स है, जो वाटर है, वो एंटर होता है। और एक बात और भी है, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ये वाटर ना सिर्फ सर्कुलेशन कर रहा है, बल्कि यही वाटर जो यहाँ पर एंटर हो रहा है, दैट इज ब्रिंगिंग द फूड। अब वो फूड जो है वो इनके बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, ठीक है, वो यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट्स भी हो सकते हैं, वो बाहर से आया हुआ टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट से आया हुआ ऑर्गेनिक मैटर भी हो सकता है, ऑर्गेनिक मैटर भी हो सकता है। सब कुछ इनका फूड हो सकता है, लेकिन वो वाटर चैनल्स के जरिए एंटर होगा तो वो इनका फूड बनेगा, वरना वो इनका फूड नहीं बन सकता। ठीक है, सो ये एक जो है वो वाटर चैनल बनाने का काम ये पिनेकोसाइट्स का होता है। ये म्यूजोहाइल, अच्छा, पोरोसाइट्स, ये पोर बनाते हैं, ठीक है, इसी वजह से इनको पोरोसाइट्स कहते हैं। क्वेनोसाइट जो है वो बड़ा ही मजे की लेयर है। क्वेनोडर्म जो हमने अभी कहा ना कि ये एक और लेयर होती है क्वेनोडर्म, अंदर की लेयर जो है वो क्वेनोडर्म है। तो ये क्वेनोडर्म जो है, इनमें ये क्वेनोसाइट्स हैं, जिसको उन्होंने ये देखिए, ये इन्होंने एनहेंस करके दिखाया हुआ है, मैग्नीफाई करके दिखाया हुआ। यहाँ पर जो है वो और कीजिएगा कि ये एक पूरा सेल है जिसको आप क्वेनोसाइट कहते हैं। किस वजह से जी, आंसर कीजिएगा, इसको क्वेनोसाइट किस वजह से कहा जाता है? मूवमेंट। नो, सर क्योंकि कॉलर लाइक सेल्स होते हैं ना इसकी कॉलर शेप जी में। जी जी बिल्कुल, CHOANO, क्वेनो। ये क्वेनो जो है इसका मतलब है कॉलर, ठीक है, कॉलर शेप सेल्स होते हैं। जी बिल्कुल, सेल्स ये इसके जो हैं वो कॉलर शेप्ड होते हैं। और ये जो कॉलर होता है ना, ये बेसिकली ये क्वेनोसाइट है। साइट का मतलब सेल होता है। ये बेसिकली इसी सेल की एक्सटेंशंस हैं, जो कि असल में माइक्रोट्यूब्यूलर एक्सटेंशंस हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स के बनी हुई, इससे बनी हुई एक्सटेंशंस हैं। और ये जो एक्सटेंशंस होती हैं, ये बेसिकली आप यूं कह लीजिए कि ऐसी प्रोटीनेशियस एक्सटेंशंस हैं जो कि एक पूरा नेट बनाती हैं, एक जाल होता है ये, ठीक है, एक पूरा नेट बनाती हैं। और जब इनके अंदर से वाटर गुजरता है तो वो वाटर फूड के पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेता है। अब वाटर इनके अंदर से कैसे गुजरेगा, सवाल ही पैदा होता है। वाटर तो यहां से आना है, इधर से, जो हमने अभी पोरोसाइट्स की बात की है, वाटर तो यहाँ से एंटर होना है। बेटा वाटर यहाँ से एंटर होता है और इस कैविटी में आता है, जिस कैविटी को हमने पिछले दिनों भी नाम दिया था स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील का हमने इस कैविटी को नाम दिया था। वाटर इस कैविटी में आता है। इस कैविटी में आने के बाद ये असल में जो कैविटी है, ये कई तरह के काम करती है। फॉर एग्जांपल, खास तौर पे इसका काम जो है वो डाइजेशन का होता है। सॉरी, डाइजेशन का नहीं होता, डाइजेशन का काम इसका वो नाइडेरिया में होता है। इसका काम सिर्फ और सिर्फ जो है वो एसिमिलेशन है, इस कैविटी का काम। जो भी चीज इस कैविटी में आएगी वो अपने रेलेवेंट सेल में चली जाएगी। फॉर एग्जांपल, समटाइम ऐसे होता है यहाँ से स्पर्म एंटर होता है,
और वो आता है एग तक। यहाँ पे कोई ना कोई एग पड़ा होगा तो वो एग तक आता है, ठीक है। सम टाइम यहाँ पर फूड पार्टिकल है, उस फूड पार्टिकल ने किसी सेल तक जाना है। इस कैविटी का कोई और काम नहीं है सिवाय इसके कि इसने एसिमिलेट करना है चीजों को। जैसे आप किसी अलमारी में चीजें तरतीब से रखते हैं, इस कैविटी का सिर्फ काम यह है कि इसने चीजों को तरतीब से लगाना है। बाकी सारा काम किधर होता है? क्वाइनोडर्म और पिनेकोडर्म के अंदर। इन दोनों लेयर्स में होता है, मीजोहाइल में होता है। उसके अलावा इनकी बॉडी में ये स्पॉन्जोसील का काम सिर्फ और सिर्फ वाटर को लेकर आना और एसिमिलेशन करना होता है, ठीक है। तो जब फूड यहां पर आता है उसके बाद आप गौर कीजिए कि इस तमाम के ऊपर अगर आप गौर करें तो ये जो यहां से फूड आएगा, इस फूड को अब सवाल ये पैदा होता है कि इनके पास तो ना हाथ हैं ना इनके पास कोई ऐसी चीज है, तो फिर फूड इनके अंदर आएगा कैसे? जो वाटर है वो कैसे आएगा? वाटर इनके अंदर आना है, फर्ज कर लिया कि पानी वैसे ही इनके अंदर से गुजर रहा है क्योंकि ये पानी में है, वो एक अलग बात है। वैसे ही इनके अंदर से पानी जो है वो गुजरता चला जा रहा है, वो एक अलग बात है क्योंकि ये पानी में है। लेकिन उसके अलावा एक और बात भी है, और वो क्या है? वो ये है कि जो ये जो होते हैं इनके कॉलर सेल्स, इन कॉलर सेल्स में फ्लैजेला होते हैं, और ये फ्लैजेला इस तरह से बीट करते हैं कि ये ऑटोमेटिकली वाटर करंट को अपनी तरफ कर लेते हैं, पानी का रुख अपनी तरफ कर लेते हैं, लिहाजा पानी इनमें गुजरना शुरू हो जाता है। अब जरा एज्यूम कीजिए आपके पास दो लेयर्स हैं। यहाँ पर मैं अगर थोड़ा सा जो है वो यहाँ ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो आपके पास दो लेयर्स हैं। एक लेयर जो है उसमें आपके पास पोर बने हुए हैं और उन पोर्स के अंदर जो है वो अंदर से पानी ने गुजरना है, ठीक है। और जो दूसरी लेयर है इसके साथ की, उसके अंदर आपके पास जो है वो यहाँ पर छोटे छोटे सेल्स हैं, और वो छोटे छोटे सेल्स जो हैं इनके पास कॉलर है ऐसे, ये कॉलर है और यहाँ फ्लैजेल है। ये एक पूरी लेयर है। फिर ये एक लेयर है, ये यहाँ पे कॉलर है और ये फ्लैजेल है। होता क्या है जब ये फ्लैजेला बीट करते हैं, अब ये मुस्तकिल बीट कर रहे हैं और ये वाटर करंट का रुख अपनी तरफ कर चुके हैं। यहां से वाटर आएगा, अंदर एंटर होगा। ये एरिया कौन सा है? ये एरिया वही है जिसको भी आपने स्पॉन्जोसील का नाम दिया। यहां से होके वाटर आएगा क्वेनोसाइट्स में। क्वेनोसाइट्स क्या करते हैं? क्वेनोसाइट्स फेगोसाइटोसिस करते हैं। ये फेगोसाइटोसिस करते हैं और फेगोसाइटोसिस कर लेने के बाद ये उसको ब्रेक करते हैं। जो भी फूड पार्टिकल आता है ये उस फूड पार्टिकल को अपने अंदर एंगल्फ करते हैं, फेगोसाइटोसिस के जरिए उसको ब्रेक करते हैं। ब्रेक कर देने के बाद उसको जो है वो ये हवाले कर देते हैं। अब आपको पता है कि यहाँ पर कौन सी चीज़ है? यहाँ मीजोहाइल है। ये मीजोहाइल के हवाले कर देते हैं। ये मीजोहाइल जो है ये पिनेकोडर्म के हवाले, पिनेकोसाइट्स के हवाले कर देता है उसको। तो इसका क्या मतलब है? बेसिकली जो वाटर करंट डेवलप हो रही है, जो पानी इन तक आ रहा है, वो उन पोर्स से गुजर के पहले आएगा फ्लैजिलेटेड सेल्स तक, कोएनोसाइट्स तक, और वहां से बॉडी में डिवाइड होगा, ठीक है। इसी तरीके से एक और चीज अब आप यहां पर देखिए कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि ये जो पिनेकोसाइट्स हैं ये भी फूड कैप्चर करते हैं। कुछ ऐसी क्लासेस होती हैं जिनमें पिनेकोसाइट बाहर से ही पेट भर लेते हैं। बाज़ औक़ात क्या होता है कि आप घर आते हैं, खास तौर पे लड़कों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। घर आते हैं, पता लगता है अम्मी ने करेले बनाए हुए हैं, कद्दू बनाए हुए हैं, टिंडे बनाए हुए हैं, कुछ ऐसा बनाया हुआ है जो घर में घुसते ही आपको खुशबू आ गई कि ले भई आज मर्ज़ी का खाना। या आपने घर पे फ़ोन किया, अम्मा जी क्या बनाया है? और आपको पता लगता है जी कद्दू बने हैं। तो आपका जो फेस होता है लड़कों का आमतौर पे वो कद्दू जैसा ही हो जाता है। फिर क्या होता है कि वहीं बाहर ही वो कहीं खा पी के आ जाते हैं। ये पिनेकोसाइड उसी तरह का काम कर रहे हैं। ये पिनेकोसाइड उसी तरह का काम कर रहे हैं। क्या हो रहा है कि ये अब अंदर के जो है वो सेल्स, उनको फूड देने के बजाय ये बाहर से ही अपना खाना पूरा कर लेते हैं। और अच्छा, ये इनके बारे में ये चीज़ मेंशन नहीं है कि ये फूड मेसोहाइल के हवाले करते हैं या नहीं। मैं भी करती हूँ। मतलब अब ज़ाहिर-सी बात है कि एक वो पत्थर पर लकीर तो नहीं है कि ये बाहर से खा जाते हैं, अंदर फूड अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। लेकिन बहरहाल फिर भी ये जो है वो खुद ईटिंग, सेल्फ ईटिंग भी कर लेते हैं। ये जो है वो कोएनोसाइट्स इस तरह और पिनेकोसाइट्स आपके साथ। फिर इसी तरीके से ये देखिए माइक्रोस्कोपिक फूड पार्टिकल यहाँ लिखा हुआ है, ये इनको जो है वो इंगल्फ करते हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ जो इनकी बॉडी के बारे में मैं क्योंकि बड़ा कुछ साथ-साथ डिस्कस किए जा रहा हूँ, ठीक है? तो इसलिए आप यूँ ही समझ लीजिए कि हम इस वक़्त सब कुछ ही डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर आके स्टार्ट होना है फाइलम नाइडेरिया। तो इस वक़्त हम इस पूरे आर्टिकल को डिस्कस कर रहे हैं, किसी न किसी उसमें ना।
अब आ जाइए नेक्स्ट चीज के ऊपर, इनका एक स्केलेटन होता है। जाहिर सी बात है, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इनकी बॉडी जो है वो अपेरेंटली तो आपके पास कोई भी इसका जो है वो स्केलेटन आपको नहीं नजर आ रहा, सिवाय इसके कि वाटर एक स्केलेटन के तौर पे परफॉर्म कर सकता है, लेकिन इनके अंदर प्रॉपर स्केलेटन होता है। वो स्केलेटन उस तरह का नहीं जैसे हमारी बॉडी में है या आर्थ्रोपोड्स में है या किसी और ऑर्गेनिज्म में वो स्केलेटन बोन्स वाला, लेकिन इनके अंदर कैल्शियम का, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, कैल्शियम कार्बोनेट के या सिलिका के नीडल्स होते हैं। वो नीडल आपस में जुड़े हुए होते हैं और वो इनकी बॉडी को बकायदा एक हार्ड सरफेस देते हैं, जैसे ये आपके सामने है। इट जस्ट लुक्स लाइक अ हार्ड सरफेस। तो ये असल में कैल्शियम की या सिलिका की डेपोजिशन होती है जो ये पानी से लेते हैं और उसके जरिए जो है वो ये उसको करते रहते हैं, अपने अपने आप को स्ट्रांग करते रहते हैं वो सिलिका के जरिए। अब गौर कीजिएगा कि ये जो स्पाइक्यूल्स हैं, ये जो नीडल्स होती हैं, आई एम सॉरी, यहाँ पर मैंने आप लोगों को शो कराना था, ये जो नीडल्स हैं, ये नीडल्स असल में इधर होती हैं, ये देखिए मिजोहाइल में होती हैं। ये देखिए, ये आपको नजर आ रही है एक नीडल, ये नीडल है, ये नीडल है, ये एक और नीडल है, ये नीडल है। ये नीडल्स जो हैं ये काफी ज्यादा इनकी बॉडी में मौजूद होती हैं, जैसे ये भी नीडल है, ये इन्होंने जरा वाज़ेह तौर पर दिखाई हुई है। ठीक है, ये नीडल्स जो हैं, इन नीडल्स के एक तो काफी अच्छी जो है वो मतलब जो है अरेंजमेंट ऐसी होती है कि ये आराम से सपोर्ट कर सकते हैं बॉडी को। जैसे ये है, फिर एक इस तरह से होगी, ये, फिर एक जो है वो ऐसे है, ये, ठीक है, फिर कोई ऐसे आ जाएगी, ये ऐसे। ये इस तरह की अरेंजमेंट होती है कि इनकी पूरी बॉडी के अंदर प्रॉपरली अरेंज होती हैं और ये जो है वो इनकी बॉडी को सपोर्ट करती हैं। ये दीज कैन बी डिफरेंशिएटेड, ये जो पिंस है ना, दीज कैन बी डिफरेंशिएटेड। कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? इनकी रेज के जरिए। रेज क्या होती है? गौर कीजिए, ये एक शेप है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें नीडल्स इस तरह की होती हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें सिक्स साइडेड होती हैं, सिक्स साइडेड नीडल्स होती हैं। ये जो स्पाइक्यूल्स कहला रही हैं, ये सिक्स, ये जो इनके जो मौजूद हैं, ये जो यहाँ पर इनकी जो प्रोजेक्शंस है, इनको आप रेज कहते हैं। तो सिक्स साइडेड रेज भी हो सकती हैं, थ्री साइडेड भी हो सकती हैं, फोर साइडेड भी हो सकती हैं। डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट तरह की होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ये देखिए सिक्स रेड, ये जो क्लास हेक्साटिन एलिडा है, इसके अंदर सिक्स रेड नीडल्स मौजूद हैं। तो नीडल्स इस तरह की हैं, ठीक है। कुछ में नीडल भी नहीं होती, ये भी बड़ा मजे की चीज है, ठीक है। बेटा यहाँ पे एक बच्ची थी जो पता नहीं, मुझे नहीं पता किसके रेफरेंस से आई थी, नूर नाम की, वही लीव करके गई थी थोड़ी देर पहले, क्योंकि मैं काफी देर से देख रहा हूँ वो दोबारा नहीं आई। पर वो आपके जिसके भी रेफरेंस से हैं उनको कहिएगा। अच्छा जी, मैं क्या बात कर रहा था, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें नीडल्स भी नहीं होती, बल्कि उनमें एक मटेरियल होता है कोलेजन का बना हुआ। कोलेजन क्या है? प्रोटीन है, ठीक है, फॉर्म बाय एमीबॉयड सेल्स, यहाँ पर लिखा हुआ कोलेजन। कोलेजन से बनी हुई प्रोटीन होती है स्पॉन्जिन, और ये वो स्पंजिन होती हैं जिसकी स्पंज बन सकती है मार्केट में बिकने के लिए। वो जो स्पंज जिससे आमतौर पे बर्तनों के ऊपर भी जो है वो फेरा जाता है, वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए, किसी जगह वाटर है, जैसे आमतौर पे क्या होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन को छोड़ें, ब्लड ऑपरेशन होता है, जब ऑपरेशन होने के बाद जो है, जब आप उस जगह से ब्लड जो है वो ज़्यादा ब्लड हो तो उस जगह से ब्लड जो है फौरी तौर पर एब्जॉर्ब करना होता है, तो उसके लिए या टॉवल्स यूज होते हैं या स्पंजेस यूज होते हैं। तो वो स्पंज जो है वो असल में इसी स्पंजिन से आई है। ये जो इनकी नीडल्स की जगह समटाइम्स स्पंजिन प्रोटीन होती है, ठीक है। हाँ, ऐसा भी है, कुछ ऐसे हैं जिनमें स्पंजिन प्रोटीन भी होती है और उनमें स्पाइक्यूल्स भी होते हैं, यानी वो नीडल्स भी होती हैं, दोनों चीजें भी मौजूद होती हैं। उनका स्केलेटन बहुत हार्ड होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो ये जो है वो इनका जो बॉडी है वो इस तरह से उनके उसके अंदर स्केलेटन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो इनकी बॉडी फॉर्म्स है, तीन तरह की बॉडी फॉर्म्स हैं आपके पास, ठीक है। ये मैं डायग्राम से ही इसको मैं डिस्कशन कर देता हूँ। बेटा ये जो बॉडी फॉर्म है इसको आप कहते हैं वेज लाइक, वेज या वाज भी इसको कहते हैं। वाज क्या होता है? मर्तबान, ठीक है। तो मर्तबान की तरह की जो है वो इनकी बॉडी होती है, और इसके अंदर जो है वो मटेरियल्स वो जा सकते हैं। ये सिंपलेस्ट स्पंज है, सिंपलेस्ट स्पंज। उसके बाद दूसरी टाइप होती है साइकॉन। एस्कॉन के बाद ये शेप्स के नेम्स यहाँ पर मेंशन्ड है, देखिए, दिस वन, नाउ दिस वन, ठीक है, साइकॉन। साइकॉन शेप जो है
ये फोल्डेड है, इसको आप यूं कह लीजिए कि द सेलुलर लेयर्स आर फोल्डेड। ये फोल्डेड होती हैं और ये इस तरह से फोल्डेड होती हैं कि जो अगर आप यहां पर इसको जूम करते हैं तो ये इस तरह से फोल्डेड होती हैं कि पिनेकोडर्म यहां पर पोर्स बना रहे होते हैं। पिनेकोडर्म यहां पोर्स बना रहे होते हैं और इन पोर्स, ये जहां पर पोर्स है ना, उस ये इस तरह से एक दूसरे के ऊपर तय होती हैं कि ये अंदर कनाल बन जाती है इसकी। ये ऐसे ही है जैसे आप कपड़े को फोल्ड करें ना, कपड़े को जब आप फोल्ड करेंगे तो उसके अंदर भी माइक्रोस्कोपिक कनाल से बन जाएगी। ऐसे मैं इस तरह अपने हाथ को फोल्ड करता हूं तो इसके अंदर भी एक जगह तो है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही ये मेरे हाथ की तरह ही फोल्डेड है और इसके अंदर जो बाहर की तरफ ये पूरी एक बन जाएगी, इसको आप कहते हैं इनकरंट कनाल, जहां से वाटर ने एंटर होना होता है। जब वाटर यहां से एंटर हो जाता है तो उसके बाद फिर अंदर एक कनाल होती है जिसको आप कहते हैं रेडियल कनाल। इसको मैं दोबारा बता देता हूँ, जो है वो डायग्राम बना के इसको डिस्कस करते हैं। वो क्या है, वो ये है कि ये एक सेल, फिर आप कहते हैं ये एक और सेल, फिर ये एक और सेल, फिर ये एक और, यहाँ से फिर फोल्ड हो रहा है, ठीक है। ये फिर है, ये फिर एक और सेल बनाते हैं, ये और ये, ठीक है। तो अब ये पिनेकोडर्म के सेल्स, यहां पर एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये सिंगल लेयर नहीं है, बल्कि यहां अंदर क्वेनोडर्म है, ये पिनेकोडर्म है, ठीक है। ये बाहर की साइड पे ये पिनेको है, लेकिन आपको लग यूं रहा है जैसे सिंगल लेयर है, सिंगल नहीं है, और ये क्वेनो है, ठीक है। तो अब आप गौर कीजिए कि ये जो कनाल है जो इसकी तह में बाहर की तरफ है, इसको आप कहेंगे इनकरेंट, और ये जो है इसको आप कहेंगे रेडियल, अंदर जो है। और अंदर की साइड पे जो सेलुलर लाइनिंग होगी वो क्वेनोसाइट्स की होगी। ये आपको पता ही है कि अंदर की साइड पे जो लाइनिंग है रेडियल कनाल में वो क्वेनोसाइट है, और जो वाटर अंदर की तरफ आ रहा है वो वाटर एक्चुअली क्वेनोसाइट्स की वजह से आ रहा है। क्वेनोसाइट्स की वो जो एट्रैक्टिव जो फ्लैजेला की करंट मूवमेंट है, उसके बाद ये स्पॉन्जोसील है। यहीं पे आपको पता है आगे सारा प्रोसेस आपके इल्म में है, ठीक है। फिर एस्कॉन, साइकॉन और तीसरी टाइप देखिए ल्यूकॉन। एस्कॉन, साइकॉन और ल्यूकॉन, ये तीन हैं, और ये जो ल्यूकॉन है ये एक्सट्रीमली फोल्डेड है। इसका और साइकॉन का ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। जो साइकॉन है ये बेसिकली ये यूं कह लीजिए कि जो साइकॉन शेप है ये लेस फोल्डेड है, और जो एस ल्यूकॉन है इसी की ज्यादा एक्सट्रीमली फोल्डेड है। और इसके अंदर ये आपको जो नजर आ रही है, ये जो ब्राउन कलर की जो आपको लेयर नजर आ रही है, ये असल में क्वेनोसाइट्स है। ये ये वाले, ये वाले, ये ये ब्राउन कलर की जो लेयर नजर आ रही है, यहां पर भी ब्राउन कलर की जो आपको लेयर नजर आ रही है, दिस इज एक्चुअली क्वेनोसाइट्स। और ये क्वेनोसाइट्स हैं, ये इनकरेंट कनाल्स बनती हैं, और इनकरेंट कनाल्स के बाद यहाँ पर आकर वाटर जो है वो डिवाइड होता है। यहाँ पर जो भी फूड होता है वो डिवाइड हो जाता है सब सब में, और उसके बाद फिर वो वाटर जो है, आप गौर कीजिए मैंने आपको अभी कहा कि वाटर अंदर आता है। बेटा जिन पोर्स से वाटर अंदर आता है ना, उनको आप ऑस्टिया कहते हैं, ठीक है। ये अपने ज़हन में रखिएगा, जहां भी पोर्स हैं उन पोर्स को आप ऑस्टिया का नाम देते हैं। ये वो पोर्स हैं जो वाटर का इनलेट करवाते हैं। वाटर इनलेट ऑस्टिया के जरिए होगा, और ऑस्क्यूलम वो पोर होगा जिस जो वाटर का आउटलेट होगा। तो वाटर यहां पर आता है और उसके बाद ऑस्क्यूलम के जरिए बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये एक और जो है वो आपके सामने है पॉइंट्स का। टाइम का मैं एक आखिरी बात यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, कल रिप्रोडक्शन इसकी देखेंगे कि ये जो है वो आपको मैंने अभी बताया कि ये वो करते हैं, वाटर करंट अंदर लाते हैं और बैक्टीरिया वगैरह खाते हैं। तो वाटर करंट अंदर लाने और बैक्टीरिया वगैरह खाने की वजह से ना, ये बहुत ज़्यादा जो है वो उसको कर देते हैं, पानी को फिल्टर कर देते हैं। जो पानी होता है ना, समुद्री पानी, जिस भी पानी में ये होते हैं, तकरीबन हर ल्यूकॉन जो है, एस्कॉन, साइकॉन, ल्यूकॉन, तीसरी शेप जो है, हर ल्यूकॉन एक दिन में 20 लीटर पानी फिल्टर कर सकता है। यानी जो पानी की मेंटेनेंस है साथ साथ वो भी कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा उसमें से ये शिकार करते रहते हैं, रिमूव करते रहते हैं। तो ये वाटर की टर्बिडिटी, टर्बिड क्या होता है, पानी का जो ट्रांसपेरेंसी होती है उसको आप टर्बिडिटी कहते हैं। वाटर टर्बिडिटी मेंटेन करने में भी ये काफी रोल प्ले करते हैं।
ठीक है। तो वाटर टर्बिडिटी किस तरह है कि जब ये पानी को फिल्टर कर लेंगे, पानी को अंदर लाएंगे और उसकी जो चीजें हैं वो अपने फूड के तौर पर यूज करेंगे, तो ये खासा वाटर फिल्टर कर लेते हैं एक दिन में, तकरीबन 20 लीटर पानी। तो आप देख सकते हैं कि जितने ज्यादा स्पंजेस होंगे उतना ही फायदा होगा। जी बेटा जी।